नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहली और बड़ी खबर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और आपको बता दें कि एक बड़ा राज्य भाजपा के हाथों से जा सकता है और मुख्यमंत्री न चुनने के बाद अब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ सकती है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से बड़ी खबर, लालू यादव का बयान, बोले हम लोगों के रहते बीजेपी की बिहार में नहीं बनेगी सरकार, सत्ता से भाजपा जाएगी बाहर और बिहार में होगा भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। खबर में आगे जिक्र होगा वक्फ बिल का। वक्फ बिल पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जेपीसी रिपोर्ट फर्जी, दोबारा पेश करने की कर दी है मांग। और दोस्तों इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि वक्फ बिल पर गुस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा कबूल नहीं, जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे मूड ऑफ द नेशन सर्वे के बारे में, जहां पर बंगाल में ममता बनर्जी को हराना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल, ममता बनर्जी चटा सकती है भाजपा को धूल। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना ईवीएम के पहले चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी देश में बना लेगी अपनी सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अब तक नहीं मिला सीएम तो क्या लग जाएगा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। जी हां दोस्तों, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के 3 दिन बाद भी उनके उत्तराधिकारी को लेकर भाजपा में सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाएं और बढ़ गई है। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक किसी भी राज्य की विधानसभा का सत्र अंतिम बैठक के 6 महीने के अंदर बुलाया जाना जरूरी होता है। मणिपुर विधानसभा की आखिरी मीटिंग 12 अगस्त 2024 को हुई थी और इसीलिए नए सत्र की समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई है। राज्यपाल अजय भल्ला ने सोमवार से शुरू होने वाला बजट सत्र रद्द कर दिया था, क्योंकि बीरेन सिंह ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी संबित पात्रा इम्फाल में भाजपा विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और मंगलवार को समाधान के संकेत मिले थे, लेकिन अभी तक किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो दोस्तों दिल्ली तो जीत लिया भाजपा ने, लेकिन मणिपुर में भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है और नौबत हाथ से सत्ता जाने की आ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से बड़ी खबर, लालू यादव की हुंकार, बोले हम लोगों के रहते बीजेपी की बिहार में नहीं बनेगी सरकार, सत्ता से भाजपा जाएगी बाहर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद एनडीए के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को यहां कहा कि हम लोग के रहते बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस क्रम में जब उनसे एनडीए के नेताओं के दिल्ली के बाद बिहार की बारी है और 225 पार होगा परिणाम से संबंधित बयान को लेकर सवाल किया गया, तब लालू यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव परिणाम का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, बीजेपी बिहार में सत्ता से जाएगी। लालू यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि बीजेपी कैसे बना लेगी सरकार, हम लोग के रहते बीजेपी सरकार बना लेगी, बीजेपी को लोग जान गए हैं, अब वो कभी सत्ता में नहीं आएगी। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा में जीत के बाद बीजेपी और एनडीए के नेताओं की नजर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है और बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर विजय पाने के लक्ष्य को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। और इसी बीच लालू यादव ने दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से वापस जा रही है और हम लोगों के रहते भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पार्लियामेंट से जुड़ी आ रही है। वक्फ बिल पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि जेपीसी रिपोर्ट है फर्जी, दोबारा पेश करने की मांग। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन था, लेकिन यह सत्र भी भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनकी सहमति को जानबूझकर हटा दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह असंवैधानिक हो गई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर तैयार की गई है, जो संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे दोबारा पेश करने की मांग की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी असहमति वाले नोट्स को जानबूझकर हटाया गया है। जेपीसी ने 30 जनवरी को 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। रिपोर्ट पर 16 सदस्यों ने सहमति जताई, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बिल पर गुस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा कबूल नहीं, जारी रहेगी हमारी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है और अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वो आखिरी तक इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक की मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ विधेयक में संशोधन न किया जाए। विपक्ष के सांसदों ने भी अपनी आपत्तियां रखी थी, लेकिन उन्हें रिपोर्ट में नहीं रखा गया। बिल लोकसभा के पटल पर रखने के बाद पर्सनल बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कहा कि भारत की संपत्ति पर जितना अधिकार एक हिंदू का है, जितना अधिकार सिखों का है, उतना ही अधिकार मुस्लिमों का भी है। पर्सनल लॉ बोर्ड की खालिद सैफुल्लाह ने उस बात को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि एक दिन पूरा देश वक्फ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये झूठ केवल सरकार की ओर से फैलाई जा रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने तौर तरीके हैं, वैसे में एक समान कानून कैसे थोपा जा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है वक्फ बिल को लेकर? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में ममता बनर्जी को हराना भाजपा के लिए मुश्किल, और अगर आज हुए चुनाव तो भाजपा को धूल चटा देंगी ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना आसान नहीं था, पर बीजेपी ने कर दिखाया। जाहिर है, दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी की नजर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है और निश्चित है कि अब वो और ज्यादा उत्साह के साथ बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। पर बीजेपी के लिए क्या बंगाल जीतना दिल्ली जैसा ही आसान होगा? अगर इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की माने तो बंगाल में बीजेपी की जीत अभी दूर की कौड़ी है। सर्वे के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 29 सीटें मिली थी, पर आज चुनाव अगर हो जाए तो उसे 29 से ज्यादा 30 सीटें भी मिल सकती हैं। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 1% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर उसकी एक सीट घटती दिख रही है। और इसी तरह कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 1 सीट और 5% वोट मिले थे, पर आज की स्थिति में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 10% हो रहा है और उसकी 1 सीट लेकिन खतरे में नजर आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आज बंगाल में चुनाव होते हैं तो फिर से ममता बनर्जी का जादू कायम रहेगा और भाजपा को धूल चटाने की ताकत ममता बनर्जी में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से नाराज एकनाथ शिंदे नहीं हुए सीएम फडणवीस की बैठक में शामिल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी भूचाल आ रहा है और फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुधवार को बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुपस्थित रहने से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इससे पहले भी एकनाथ शिंदे, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, 2 कैबिनेट बैठकों से गायब रहे थे और एक बैठक से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की एक अलग बैठक बुलाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बीजेपी नेता के घर पहुंची ईडी की टीम, नोट गिनने वाली मशीन भी लाई साथ, जिसके बाद मची भागम भाग। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पानीपत जिले में बीजेपी नेता नीति सेन भाटिया के घर ईडी ने छापा मारा है। नीति सेन भाजपा के पूर्व सांसद संजय भाटिया के मौसा हैं। ईडी की टीम गुरुवार सुबह उनके घर पहुंची और टीम अपने साथ पैसे गिनने की मशीन भी लाई। ये छापेमारी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक जमीनी विवाद से जुड़ी है। नीति सेन के बेटे नीरज भाटिया को पहले भी एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, दहेज विरोधी कानून से की धन शोधन निवारण अधिनियम की तुलना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने एक आरोपी को जेल में रखने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम का प्रयोग करने पर प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई है और इसके साथ ही सवाल किया है कि क्यों दहेज कानून की तरह इस प्रावधान का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले किरोड़ी लाल का फोन टैप हुआ तो सरकार ने अपराध किया, सीएम दे जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में एक बार फिर फोन टैपिंग के मुद्दे पर सियासत गर्म है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ही सरकार पर उनका फोन टैप करने का आरोप लगाया है और इसके बाद से विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर है। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार के समय भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे, तब उन्होंने सदन में जवाब दिया था कि किसी नेता का फोन टैप नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। गहलोत ने कहा कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदन के बाहर सफाई दे रहे हैं तो सदन के भीतर क्यों नहीं बोल रहे, इसका मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में फोन टैप करने की परंपरा नहीं है। अगर आउट ऑफ वे जाकर किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप किया गया है तो सरकार ने ये अपराध किया है। आपको क्या कुछ लगता है
लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के धमतरी के स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि कैमरे की टाइमिंग में गड़बड़ी है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम जिसको लेकर लगातार इस देश में सवाल उठते जा रहे हैं और इसको अब लोकतंत्र पर खतरा भी बताया जाने लगा है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम धमतरी के पीजी कॉलेज में रखा गया है, जहां सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए 4 में से 3 कैमरों पर टाइम लैप्स का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पीजी कॉलेज जे के 4 कमरे में ईवीएम मशीन को सील बंद करके रखा गया है। कांग्रेसियों और निर्दलीय प्रत्याशियों का कहना है कि कैमरे में टाइमिंग 2 घंटे पीछे चल रहा है। ये भाजपा वालों की साजिश है। ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंका है। प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करे, कैमरे का टाइमिंग ठीक किया जाए। और इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कैमरे में टेक्निकल फॉल्ट है जिसे सुधरवाया जा रहा है। तो दोस्तों, कैमरे में टेक्निकल फॉल्ट की बात मानी है और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें ईवीएम की सुरक्षा में सेंध लग सकती है। ये बड़ा बयान कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने दिया है छत्तीसगढ़ में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपस में लड़ रहे हैं, गुटबाजी हो रही है। सीएम फेस में देरी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते रविवार तक विधायक दल की बैठक के नाम पर मुहर लग सकती है और इसके पहले आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस तय न कर पाने पर तंज कसा है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा गुटबाजी कर रही है, ये तय ही नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में बिजली गुल होने की बात करते हुए बीजेपी को नसीहत भी दी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एएनआई से बातचीत में कहा कि भाजपा में गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 के समूह में गुट एक साथ आ रहे हैं क्योंकि भाजपा ये तय नहीं कर पा रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में दिल्ली की जनता को क्यों पिसना चाहिए। हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर बेनकाब हुआ बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक्स पर पोस्ट, पीएम मोदी से किए सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का छद्म राष्ट्रवाद एक बार फिर बेनकाब हुआ है। आपने कुछ अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। इस पोस्ट में खड़गे ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या ये सच है कि आपने सीमा सुरक्षा नियमों में ढील देकर अपने प्रिय मित्र को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मात्र 1 किलोमीटर की कीमती रणनीतिक भूमि गिफ्ट में दे दी है। क्या ये सच नहीं है कि आपकी सरकार ने न केवल भारत पाकिस्तान सीमा पर बल्कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से सटी जमीन पर भी ऐसे नियमों में ढील दी है जिससे हमारी सामरिक और सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। खड़गे ने पीएम मोदी से कहा कि याद रखें, ये आप ही थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा। ये बात आपने तब कही थी जब देश के 20 बहादुरों ने लद्दाख में चीन से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। क्या होगा अगर बारूदी सुरंग बिछाने टैंक रोधी तंत्र की आवश्यकता हो। ये बातें खड़गे ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि सरकार मेरी जासूसी कर रही है, फोन टैप हो रहा है लेकिन मैं डरता नहीं। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर जासूसी करने और फोन टैप करने का संगीन आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बीच में उठाए थे, 50 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा सरकार की तरफ से जैसा पिछले राज्य में हुआ करता था वैसा ही हो रहा है। चप्पे चप्पे पर मेरे लिए सीआईडी लगाई जा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा में कहा था कि समय मिलावट का है और हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि हाजी के दरबार में जो ना जी कहेगा वो मारा जाएगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, लेकिन जो कहता हूँ सच कहता हूँ, मुझे इस बात का दर्द है। तो दोस्तों, आपको बता
बता दें कि एक तरीके से फूट के संकेत सामने आ रहे हैं राजस्थान बीजेपी में, और बड़े नेता कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है, मेरी जासूसी की जा रही है क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर कर रहा हूं। तो ये बेहद बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है दोस्तों, ज़्यादा शेयर इस खबर को जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए और महागठबंधन होंगे आमने सामने, बिहार चुनाव 2025 में मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं कुछ दल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव की ओर टिकी हुई हैं। हालांकि बिहार के चुनाव में अभी 9 महीने का समय बाकी है, फिर भी राजनीतिक दलों की ओर से कसरत शुरू हो गई है। बयानबाजियां तेज हो गई हैं, नसीहतें दी जा रही हैं और शतरंज के मोहरे सेट किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और यह भी संभव है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई को बाकी दलों का गठबंधन त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो उस समय एनडीए के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल थे। तब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन के खेमे की बात करें तो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल थी। आज दोनों गठबंधनों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। एनडीए में भाजपा, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यथावत है, तो मुकेश साहनी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए का हिस्सा हैं और अब उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के विरोध में लगे पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब पटना में एक पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर निशाना साधा गया है। एक बात यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं हुई है और ना ही उनकी सियासी पारी को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। हालांकि कई नेता ये जरूर कह चुके हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, इन सब के बावजूद अब पटना में पोस्टर लगाकर निशांत पर निशाना साधा गया है और लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो पोस्टर सामने आया है उसमें लिखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चढ़ गए तो समझिए महाकुंभ नहा लिया, फर्स्ट क्लास बोगी भी जनरल से बदतर, प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों में भयंकर भीड़। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी में पटना जंक्शन पर इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ से प्रयागराज जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में यात्रियों की भारी संख्या है और यात्री किसी भी तरह यात्रा करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। एसी बोगी से लेकर जनरल बोगी तक धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है और यात्री किसी तरह यात्रा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस भीड़ में यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पटना जंक्शन पर आरपीएफ के जवानों की अनुपस्थिति और टिकट कलेक्टर का ना होना यात्रियों के लिए समस्या का कारण बन रहा है। भीड़ की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है और कोई खास सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। यात्रियों का कहना है कि स्थिति इतनी खराब है कि वो ट्रेन में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई बार तो कुछ लोग ट्रेन से बाहर ही रह जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या पीएम भारतीयों के साथ हुई जाति का उठाएंगे मुद्दा? ट्रंप मोदी की मुलाकात से पहले कांग्रेस ने पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फ्रांस से अमेरिका जाएंगे तो सबके मन में कुछ सवाल है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से उन भारतीयों के साथ हुई जाति का मुद्दा उठाएंगे जिनको अमेरिका ने वापस भेजा है? पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी लगे भारतीयों को देखकर पूरा देश आहत हुआ है। क्या ये देश अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर सकता है कि वो हमारे अपमान का मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत के 104 उन लोगों की सूची साझा की थी जिनको उन्होंने पहले राउंड में डिपोर्ट किया। भारत सरकार ने उनके भारतीय होने की पुष्टि की, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया गया और उनके डिपोर्ट होने से पहले विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले थे। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब तक ना कहें ईवीएम डाटा नष्ट ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिया ये बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश चुनाव आयोग को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम में जो संरक्षित चुनावी डेटा है उसको फिलहाल नष्ट ना किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दे दिया है और देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा ना हटाएं और ना ही उसमें कोई नया डेटा रीलोड करें। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है। अब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट न किया जाए। इस जनहित याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है।